तो दोस्तों आज हम ल्यूसेंट हिंदी के अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है समास। इसको इंग्लिश में कंपाउंड भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं कि समास होता क्या है और कौन कौन से समास होते हैं, ये हम आगे जानेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि समास जो है क्या है। समास शब्द जो है दो शब्दों सम, संक्षिप्त एवं आस, कथन शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। ठीक है। तो जो समास है किससे बना हुआ है? सम धन आस। सम मतलब संक्षिप्त, आस मतलब कथन या शब्द। ठीक है। तो संक्षिप्त शब्द बोल लो इसको, है ना, इसका क्या बोलेंगे? संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द बोल सकते हैं। ठीक है। आगे क्या है? समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। ठीक है। क्या है? दो या दो से अधिक अगर शब्द मिलकर कोई नया शब्द बना रहे हैं जो कि सार्थक है, तो इसको हम लोग समास कहते हैं। सार्थक मतलब उसका कोई शब्द होना, मतलब उसका कोई सार्थक शब्द होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बन जाए और आप कह दो अंट संट कुछ भी मिला के आप बोल दो कि नहीं ये तो सार्थक शब्द हो गया, ये शब्द बन गया और जो है ये समास हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों समास मिलके, दो शब्दों को मिलके जो भी शब्द बनेगा उसका कोई ना कोई एक सही अर्थ होना ही चाहिए। ठीक है। अगला क्या है? समस्त पद, सामासिक पद। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। ठीक है। तो जो बनता है इससे जो शब्द निकल कर आएगा उसको क्या बोलेंगे? समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाएगा। ठीक है। समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। ठीक है। मतलब कि एक शब्द बन गया, अब वो सामासिक पद बन गया एक या समस्त पद बन गया। अब हम उसको दोबारा से तोड़ेंगे और फिर से उनको, अगर दो शब्द हैं या तीन शब्द हैं, उनको हटा हटा के उसका विग्रह कर दिया तो क्या बोलेंगे? इसको समास विग्रह या इसको व्यास बोलेंगे। ठीक है। जैसे नीलकमल एग्जाम्पल है। नीलकमल का विग्रह जो है नीला है जो कमल, इसका जब विग्रह होगा नीलकमल का विग्रह क्या होगा? इसका मतलब यही होगा नीला है जो कमल, यही नीलकमल है। तो क्या हो, तो ये क्या हो गया? ये समास विग्रह हो गया। तथा चौराहा का विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह। ठीक है। तो ये जो है चार राहों का समूह क्या हो गया? ये हो गया आपका समास विग्रह। अगला है समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। इसमें क्या होता है? दो पद होते हैं या ऐसा बोलो दो शब्द होते हैं। ठीक है। दो शब्द होते हैं, जो पहला वाला शब्द होता है पूर्व पद होता है, मतलब पहले वाला पद, और उत्तर मतलब बाद वाला पद। ठीक है। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राज है, इसमें राजपुत्र में दो शब्द हैं, एक राज है एक पुत्र है। तो जो पूर्व पद है वो है राज और उत्तर पद मतलब बाद वाला पद पद जो है वो है पुत्र। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। समास प्रक्रिया में समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे जो राजा का पुत्र है, तो जो का जो विभक्ति लगी हुई है, राजा शब्द हो गया, का विभक्ति हो गई, पुत्र एक शब्द हो गया। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया राजपुत्र। अब यहाँ जो का विभक्ति है ये लुप्त हो गई है। जो राजा का पुत्र में जो का लिखा था वो का लुप्त हो गया है। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है। ठीक है। कैसे विकार आ जाता है? काठ की पुतली बराबर कठपुतली। अब जो काठ की पुतली थी, काठ के जो का था, काठ में जो का बना हुआ है, इसका जो छोटा का बन गया। अब जो काठ था वो कट हो गया यहाँ पे। ठीक है। काठ का क्या हो गया? यहाँ पे कट हो गया और की हट गया और पुतली ऐसे जुड़ गया। तो यहाँ पे जो काठ में जो क्या विकार आ गया है, किसके कारण आ गया है? समास के कारण आ गया है। घोड़े का सवार घुड़सवार। अब देखो घोड़े घोड़े का बन गया घोड़ा, जो था वो घुड़ हो गया। घोड़े जो था वो घुड़ हो गया, घुड़, और का हट गया और सवार ऐसे ही आ गया। अब घोड़े के घो का घू बन जाना। तो ये क्या है? ये सब विकार है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे भेद देखते हैं इसके। समास के भेद कितने होते हैं? समास के मुख्य छह भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। समास के कुल छह भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास। ठीक है। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। छठा बहुब्रीहि समास। और ये बहुत ही सरल है। आपको बहुत ही सरल तरीके से लूसेंट की किताब से हम इसको पढ़ा देंगे और आपको एक बार में ही सारा कुछ याद हो जाएगा। बस आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए आगे आगे कि कैसे ट्रिक से कैसे हम उसको बताते हैं, इसको आपको तुरंत तुरंत याद हो जाएगा। तो पहले तो आप छह याद कर लो। अव्ययी भाव, पुरुष, कर्मधारय,
द्विगु-द्वंद्व बहुब्रीहि, ठीक है? द्विगु-द्वंद्व बहुब्रीहि। नीचे चलते हैं। अब सबसे पहले हमारा कौन-सा है? सबसे पहले हमारा है अव्ययी भाव, है ना? पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण भी देख लेते हैं एक बार। तो पूर्व प्रधान अव्ययी भाव, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, बाद वाला शब्द प्रधान कब? तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु में, इन तीनों में। कर्मधारय, तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय और तीसरा द्विगु, क्रम से है दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है? इसमें उत्तर पद प्रधान है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व मतलब होती है लड़ाई, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, दो बल टकरा रहे हैं, दो आदमी टकरा रहे हैं, दूसरे दूसरे में सींगों में सींगे बन करके, ठीक है, लड़ रहे हैं, द्वंद्व हो रहा है। मतलब एक कह रहा है ना मैं तुमसे कम हूँ, एक कह रहा है ना मैं तुमसे कम हूँ, दोनों ही कह रहे हैं। तो इसमें क्या है? दोनों ही प्रधान है, दोनों पद प्रधान किसमें हो जाएगा? द्वंद्व में। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान हो जाएगा। दो सांड लड़ रहे हैं, वो कह रहा है ना हम कम है ना हम कम है, मतलब दोनों की ही प्रधान है द्वंद्व में, ठीक है? अब दोनों पद अब बहुब्रीहि, बहुब्रीहि क्या है? इसमें दोनों पद अप्रधान हो गए, है ना? कि दो लोग हो ही है कि आप ऐसे कोई एग्जांपल ले लो, 3 लोग खड़े हुए हैं, है ना? और जो है आप 2 एम्प्लॉयी आपस में लड़ाई हो जाती है, खड़ा हुआ है, तो बॉस कह रहा है ना तुम्हारी तरफ मैं बोलूँगा, ना तुम्हारी तरफ मैं बोलूँगा, तो वो क्या हो गया? बहुब्रीहि हो गया, ठीक है? इसमें क्या हो गया? जो दोनों एम्प्लॉयी हैं, जो दोनों वो पद हैं, तो ना वो प्रधान रहा, ना ये प्रधान रहा, क्योंकि उसे तो दोनों से ही काम लेना है, इससे भी लेना है, उससे भी लेना है, इसकी तरफ हो जाएगा, उसकी तरफ भी कुछ भी हो सकता है। मतलब फिर दूसरा अपने आप को सोचेगा कि मैं तो छोटा रह गया, मतलब मेरी इनका जो है संरक्षण हो रहा है, मेरा संरक्षण नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या हो गया? दोनों पद का दोनों प्रधान बहुब्रीहि समास में, इसमें कोई तीसरा शब्द प्रधान होता है। अब यहाँ पे तीसरा शब्द बॉस प्रधान हो गए, बॉस प्रधान हो गए और दोनों वो जो है अप्रधान हो गए बॉस के सामने, ठीक है? अब जो बचा आपका अव्ययी भाव तत्पुरुष समास कर्मधारय है। तो अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ये आप ऐसे याद कर लो कि अव्ययी भाव, ठीक है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान हो गया, उत्तर पद तत्पुरुष में, कर्मधारय में, द्विगु में हो गया। कैसे हो गया? आगे आपको और ट्रिक बताएंगे इसकी। अभी फिलहाल आगे चलते हैं, कुछ आगे बताने के लिए रखते हैं। अब अव्ययी भाव की बात करते हैं। तो अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो। अव्यय तथा प्रधान हो, अव्यय का मतलब पहले ही बताया था, अव्यय का मतलब ये होता है जो खर्च नहीं, मतलब वो हर कंडीशन में एक तरह है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी दिया था पहले कि अब मैं घर जाऊं, अब मैं घर जाती है, अब वे घर जाएंगे। तो अव्यय क्या है? अब जो है वो अव्यय हो गया, ये कभी खर्च नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा सभी जगह, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहचान क्या है? पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। तो पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद और समस्त पद और विग्रह, इतनी चीजें होती हैं। तो पूर्व पद अव्यय में आपको पूर्व पद बता दिए, आपको कौन कौन से बता दिए? अनु है, प्रति है, आ है, भर है, यथा आदि, ये सब होते हैं। तो ये अव्यय है, ये मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। प्रति है, आ है, यथा, अनु, भर, प्रति, आत। उत्तर पद आपका हो गया बाद वाला पद, दिन, जन्म, संभव, रूप, पेट, फूल, हाथ। अब समस्त पद कैसे बनाएंगे? प्रति आगे लगा दें, उत्तर बाद बाद में दिन लगा दें, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रतिदिन। ये आपका समस्त पद हो गया समास का, ठीक है? प्रतिदिन, प्रतिदिन। विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन, इसका अर्थ क्या आएगा? प्रत्येक दिन। हाँ, अव्यय लगा दिया, उत्तर पद जन्म लगा दिया, तो ये आजन्म हो गया। विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर। यथा पूर्व पद लगा दिया, संभव उत्तर पद, यथा संभव, जैसा संभव हो इसका विग्रह हो गया। अनु उत्तर पद रूप, आपका आ गया अनुरूप, आपका विग्रह जो है वो आ गया रूप के योग्य। भर लगा दिया पेट पे, तो क्या हो गया? भरपेट, पेट से भरा हुआ। तो यहाँ पे क्या है? व्यय भाव में इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है? अव्यय तथा प्रधान होता है, तो ये आपका जो पूर्व पद है ये अव्यय है और ये प्रधान है। अगर ये हट जाएगा तो फिर जो है ये कुछ और हो जाएगा, कूल। अब कूल में प्रति जोड़ दो, प्रतिकूल हो गया, मतलब इच्छा के विरुद्ध। हाथ हुए, हाथ जोड़ दो तो हाथ हो गया, हाथ ही हाथ में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर चलते हैं। अव्यय भाव में पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, ठीक है? अब बिना इसके
अव्ययी भाव समास नहीं हो सकता है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या अंतर होता है। अभी तो आपने पहला अव्ययी भाव देखा है, आगे और देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आगे चलते हैं, बात करें तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास देखते हैं। जिस समास के बाद का जिस समास में बाद का तथा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष में क्या है, इसके जो बाद या उत्तर पद, बाद वाले पद को उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, मतलब बाद वाले शब्द को, उसमें क्या होता है, ये प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह मतलब कोई भी का हो सकता है, ठीक है, का हो सकता है, में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बीच का। जैसे राजा का कुमार, तो बीच का कारक चिन्ह क्या है, इसमें का है। ये जो का जो है वो कारक चिन्ह है, तो राजा का कुमार क्या हो जाएगा, राजकुमार। इसमें कौन सा क्या चीज वो होती है, प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कुमार प्रधान है, इसमें राजा प्रधान नहीं है, इसमें कुमार प्रधान है, तभी तो राजकुमार बना। ये बात कर रहा है आगे आने वाली पीढ़ी की, राजकुमार की, है ना, आगे आने वाली पीढ़ी की बात कर रहा है। तो अगर राजा प्रधान हो जाएगा तो वो वहीं पे रुक जाएगा, तो इसीलिए इसमें कुमार प्रधान है। अगर हम राजकुमार की बात कर रहे हैं, अगर हमें नाम नहीं याद आ रहा, मान लो किसी राजकुमार का नाम लेना, अगर नाम नहीं याद आ रहा है तो हम उसको राजा नहीं क्या बोल सकते, क्योंकि राजा बोलेंगे तो वो पीढ़ी ऊपर ही रुक गया। तो उसको बोलने के लिए हमें राजकुमार बोलना पड़ेगा, मतलब राजा का कुमार हो जाता है। तो राजा का जो कुमार है, बोलना हम राजा का कुमार चाहते हैं, लेकिन चूंकि हिंदी है तो हिंदी इतनी खूबसूरत भाषा है कि उसने क्या कर दिया, उसको छोटा कर दिया। उसने एक समास लेकर आया, उसने कहा राजा का कुमार मत बोलो, तुम सीधा राजकुमार बोलो, तो राजकुमार बोल दिया। और लोगों को समझ में भी आ गया कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि हमें बात राजकुमार की करनी है, तो हम राजा नहीं बोल सकते। इसीलिए यहाँ पे कुमार पद जो है वो प्रधान होता है, उच्च पद प्रधान होता है। अब धर्म का ग्रंथ है, तो अगर हम धर्म को अगर प्रधान मान लेंगे, यहाँ पे धर्म को अगर प्रधान मान लिया तो धर्म वो क्या, लेकिन हम बात तो किसी ग्रंथ की कर रहे हैं, किसी किताब की कर रहे हैं, है ना। तो उस किताब को डिनोट करने के लिए कि लोग समझ सके कि हम उस किताब की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ग्रंथ जो है वो उत्तर पद है, और उत्तर पद यहाँ पर प्रधान होता है। तो धर्म का ग्रंथ क्या हो गया, धर्म ग्रंथ हो गया। रचना को करने वाले की जब बात करेंगे, रचना को करने वाले, तो ये रचनाकार की बात करेंगे। तो अगर रचना को करने वाला हमें नहीं बोलना है तो हमें रचनाकार बोलना पड़ेगा, और उत्तर पद की प्रधानता होगी, तभी लोग समझ पाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष जो है समास होगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। आपको अव्ययी भाव समझ में भी आया, तत्पुरुष समझ में आ गया। तत्पुरुष में क्या है, तत्पुरुष में जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है, और उसके बीच में कारक चिन्ह जरूर होता है, और कारक चिन्ह जो है उसका लोप होता है, इसीलिए वो तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं। अब देखो तत्पुरुष समास के भेद भी हैं, क्यों भेद हैं वो भी आपको बता रहे हैं। एक, कर्म तत्पुरुष, इसको द्वितीय तत्पुरुष बोलते हैं। कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष बोलते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। इसमें कर्म में कर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कर्म तत्पुरुष है, यहाँ पे क्या है, को का लोप हो जाता है, मतलब यहाँ पे को शब्द आता है। हमें कोई कर्म हो रहा है और उस को का लोप होता है। जब को का लोप हो तो समझ लो वहां पे कर्म तत्पुरुष है, वहां पे तत्पुरुष समास है, और लेकिन उसके अंदर जो है वो कर्म तत्पुरुष है। जैसे गगन को चूमने वाला, कोई काम हो रहा है, क्या हो रहा है, गगन को चूमने वाला काम हो रहा है, गगन को चूमने वाला, अब तो गगन चुंबी बोलते हैं, गगन चुंबी। यश को प्राप्त, यश प्राप्त, देखो सभी में को शब्द आ रहा है। चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार बोलते हैं, ठीक है। तो को शब्द का लोप होगा यहाँ पे। ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत। रथ को चलाने वाला, रथ चालक। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। ये आप देख लीजिए, आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कि शॉर्ट ट्रिक कैसे पहचाना जाएगा। आपको जो है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्या पहचानना है और कैसे पेपर में आता है, आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, फिर दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ये जब पूरा हो जाएगा तो हम इसको इसी एक ट्रिक बताएंगे आपको। उस ट्रिक के साथ में आपको ये सब समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, और आप समझेंगे, चुटकियों में कर देंगे। तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं सर। अगला है कर्म तत्पुरुष। अब देखो,
जिसने कर्ता कर्म करण ये सब पढ़े हुए होंगे उसके लिए बहुत ही आसान लग रहा होगा, जिसने नहीं पढ़े होंगे उसको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। आने वाले चैप्टर में हम ये सब को डिस्क्रिप्टिवली पढ़ाएंगे। करण तत्पुरुष में क्या है? तृतीय तत्पुरुष होता है ये। इसमें करण कारक की विभक्ति से, करण क्या होता है? से, के द्वारा का लोप हो जाता है, तो से और के द्वारा का लोप हो जाता है। करुणा से पूर्ण, से लगा हुआ है मतलब करण है यहाँ पे, ठीक है। से का मतलब करण है, या के द्वारा लगा हो तो समझ लो करण है। अब इस करण तत्पुरुष में से का लोप हो जाएगा, और करुणा से परिपूर्ण मतलब करुणापूर्ण। भय से आकुल मतलब भयाकुल, से का लोप होगा, और ये आपका करण तत्पुरुष है। रेखा से अंकित, रेखांकित, करण तत्पुरुष है, से का लोप होगा। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। मद से अंधा, मदांध। मन से चाहा, मन चाहा। पद से दलित, से हटेगा, करण तत्पुरुष है, पद दलित। सूर से, सूर द्वारा रचित, अब देखो द्वारा भी आ गया, सूर द्वारा रचित मतलब सूर्य रचित, ठीक है। तो ये दो समझ में आ गया आपको कर्ण तत्पुरुष क्या होता है। यहाँ पे से का लोप होता है, के द्वारा का लोप होता है, वहां पे कर्ण तत्पुरुष होता है। आपने कर्म पढ़ा, कर्म में को, ठीक है। कर्ण से, के द्वारा होता है। अब संप्रदान चतुर्थी तत्पुरुष बोलते हैं इसको। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, इसमें के लिए लुप्त होता है। संप्रदान के लिए होता है, और इसमें के लिए लुप्त होगा कैसे? प्रयोग के लिए शाला, तो क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला। स्नान के लिए घर, स्नान घर। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। गौ के लिए शाला, गौशाला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। ये आपको समझ में आ गया संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या हो रहा है? के लिए लुप्त हो रहा है। अगला है अपादान। ये पंचमी तत्पुरुष होता है, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? अपादान मतलब अलग होना, अपादान का मतलब ये होता है अलग होना। संप्रदान के लिए अपादान से मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो क्या हो रहा है? पत्ते जो हैं पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है? पंचमी तत्पुरुष होता है अपादान। कारण की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाती है, ठीक है। विभक्ति से लुप्त हो जाती है, इसमें से लुप्त होगा, ठीक है। जब अपादान आए तो से वर्ड आता है, और से शब्द जो है वो वहां से हट जाते हैं, बस और कुछ नहीं देखना है आपको। धन से हीन, धनहीन से हट गया और धनहीन हो गया। पथ से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट से हट गया। पद से च्युत, पदच्युत। देश से निकाला, देश निकाला, है ना। इसमें क्या होगा? जो वो होगी, जो पद होगा वो दूसरा ही बड़ा पद है। धन से हीन बात करें तो, जो बात करें अगर पद की, तो पद, उत्तर पद ही इसमें प्रधान होगा। ऋण से मुक्त, ऋणमुक्त। गुण से हीन, गुणहीन। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। जल से हीन, जलहीन। तो यहाँ पे क्या देखा? उत्तर पद ही जो था वो प्रधान होता है, और जो विभक्तियां होती हैं, इन विभक्तियों में से ये विभक्तियां हटानी पड़ती हैं। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं संबंध, संबंध तत्पुरुष। तो संबंध कैसे निकाला जाता है? संबंध के लिए का की लगाते हैं, का के की लुप्त हो जाती है इसमें, ठीक है। जैसे बोल मेरी राजा का पुत्र, राजा की पुत्री, तो ये सब क्या है? ये सब संबंध ही तो है, राजा से इनका संबंध ही तो है। का शब्द है, का के की, ये संबंध बताते हैं लोगों से क्या संबंध है, तो इसका लोप होता है। इससे संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्ति हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजा की आज्ञा, राजाज्ञा। पर के अधीन, पराधीन। राजा का कुमार, राजकुमार। देश की रक्षा, देश रक्षा। शिव का आलय, शिवालय। ग्रह का स्वामी, गृह स्वामी।
विद्या का सागर, विद्यासागर। समझ में आ गया होगा आपको। अधिकरण क्या होता है? सप्तमी तत्पुरुष है, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। तो अधिकरण में क्या होता है? में और पर होता है, वो लुप्त हो जाता है। शोक में मग्न, शोका मग्न में हट गया। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम में हट गया। आप पर बीती, आप बीती पर हट गया। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश में हट गया। लोक में प्रिय, लोकप्रिय में हट गया। धर्म में वीर, धर्मवीर में हट गया। कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ में हट गया। आनंद में मग्न, आनंद मग्न में हट गया। ठीक है, अब आप लोगों को इसे समझ में आ गई होगी। अधिकरण ये होता है। नोट क्या है? तत्पुरुष समास में उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, उनके प्रमुख, और जिसमें प्रमुख है नए समास। ठीक है, तो नए को देख लेते हैं। नए क्या है? जिस समास में पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द आ, अन, न, गैर, न आदि लगे हों, जैसे अधर्म तो न धर्म, अयोग्य तो न अयोग्य, इसका मतलब है। अनहोनी तो न होनी, अनाचार न आचार, अनावश्यक न आवश्यक, अनिष्ट न इष्ट, नपुंसक न पुंसक, गैर वाजिब ना वाजिब, नापसंद नापसंद, नामर्द ना मर्द, नालायक ना लायक आदि। तो इनको नए समास बोलते हैं। इस समास में क्या होता है? पूर्व पद में जो निषेध सूचक होता है, मतलब जो ना आ रहा है ना, सभी में ना आ रहा है, ना बड़ा ना आ रहा है कहीं पे, तो निषेध सूचक नकारात्मक शब्द आ है, अन है, ना है, गैर है, ना, ये शब्द आ जाते हों, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? नए समाज होते हैं। नए मतलब सीधी बात, नए मतलब है नए ना। कोई भी चीज अगर हो रही है जो कि नेगेटिव है, निषेध सूचक है, नकारात्मक है, तो वहां पर नए समाज हो जाएगा। पूर्व पद में पहला पद जो है वो नेगेटिव है। तो आपको ये वाली जो ट्रिक बताई थी वो आपको अभी बता देते हैं कि आपको क्या देखना है। आपको कुछ नहीं देखना है इसमें। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि पुरुष में आप ये सब देखो। को देख लो, को आया हुआ कि नहीं है, को है, से है, के द्वारा है, उसके अलावा के लिए है। आप ये सारी चीजें रट लें। के लिए है, उसके अलावा से है, अपादान क्या से है, और उसके बाद में आपका क्या आ जाता है? का, की, के है, उसके बाद में पर है। ये चीज इतना आप रट लें कि अगर ये शब्द अगर आएंगे तो उनका लोप होगा और यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ज्यादातर यही पूछा जाता है कि आपको सीधा एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कौन सा वो है। और वहां पे आप कंफ्यूज मत होइए। अगर तत्पुरुष, अगर ऑप्शन में अगर वहां पर आता है कि ये अगर राजा का पुत्र है और राजा के पुत्र में लिखा हुआ है इसमें कौन सा समास है, और उसमें तत्पुरुष लिखा हो और द्वंद्व लिखा हो, द्विगु लिखा हो और अव्ययी भाव लिखा हो, तो वहां पर आपको सिर्फ तत्पुरुष ही करना है। लेकिन अगर वहां पर राजा का पुत्र, अगर मान लो राजा का पुत्र आ जाता है, राजा के पुत्र में संबंध बताइए, और नीचे आंसर में अगर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है वो संबंध तत्पुरुष है या अभिकरण तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है, तो वहां पर आपको जो है संबंध तत्पुरुष लिखना पड़ेगा। दोनों आते हैं, अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, कभी कुछ भी आता है, कभी कुछ भी आता है, दोनों में से कोई भी आता है। तो ये बात हो गई, इतना आप रट लेंगे। सिर्फ इनके जो विभक्तियां हैं, काकी के, में पर, है ना, से, के द्वारा, के लिए, ये सब जब रट लेंगे, 6-7 की है, 8-10 है, तो आपको वहां पे पता करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बाकी जो है इसके जो संबंध कारक या जो विभक्तियां हम आपको आगे चैप्टर में पढ़ा देंगे। विभक्तियां याद होने के बाद में ये आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो नीचे बढ़ते हैं हम लोग जहां पर थे। अब तीसरे में आते हैं, कर्मधारय। अव्ययी भाव में क्या था? अव्ययी भाव पहला समास था जिसमें कि पूर्व पद मतलब पहला पद प्रमुख था। दूसरा आपका तत्पुरुष समास था। तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद जो था, बाद वाला पद जो था वो प्रधान था। और तत्पुरुष समास में विभक्तियां मतलब जो कारक थे वो भी काम आ रहे थे आपके। और अब जो है आप देखेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय में क्या है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष संबंध हो, तो जो है कर्मधारय समास कहलाता है ना। आप देखो क्या है, इसमें सिर्फ प्रधानता की बात नहीं कह रही है, ये आप दूर से देख के बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रधानता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ चीजें और भी हो रही हैं। जिस समस्त पद का
उत्तर पद प्रधान हो, पहले तो उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान हो, ठीक है, तथा पूर्व पद और उत्तर पद में। अब दोनों में संबंध कैसा होगा? उपमान उपमेय का, या विशेषण विशेष संबंध हो। एक तो उत्तर पद प्रधान हो गया और दूसरा संबंध कैसे हो गया? पूर्व पद से उसका उपमान उपमेय का अथवा विशेषण विशेष से संबंध है, धारय समास कहलाता है। एग्जाम्पल समझिए तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। पहचान देख लेते हैं। विग्रह करने पर दोनों पद में के मध्य में हैं जो के समान आदि आते आते हैं। क्या आता है? विग्रह, जब आप विग्रह करेंगे तो क्या आएगा कि मध्य में है जो, के समान, ऐसे शब्द आते हैं। अब देखो, चरण के समान आ गया, के समान, चरण के कमल के समान चरण, तो कमल के समान चरण को क्या बोलेंगे? समस्त पद में बनेगा तो चरण कमल, चरण कमल। कनक की सी लता, देखो कनक की सी लता क्या हो रहा है? आपस में उपमान उपमेय हो रहा है। कनक लता, कमल के समान नयन। अब नयन की वो किससे की जा रही है? समानता कमल से की जा रही है। कमल के समान नयन, तो नयन की समानता है किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। आपको दूर से समझ में आ जाएगा कि ये तो कर्म धारय है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें जो पूर्व पद है वो क्या कर रहा है? इसमें उपमान उपमेय का वो हो रहा है, या विशेषण विशेष का संबंध हो रहा है, तो ये कमल नयन हो गए। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, है ना, सभी में के समान आ रहा है। मृग के समान नयन, मतलब मृग के समान नयन, नयनों की तुलना किससे कर दी गई? मृग से कर दी गई, तो मृग नयन। रूप, देह रूपी लता, अब इसकी लता की जो तुलना किससे कर दी गई? देह से कर दी गई, तो ये देह लता हो गई। क्रोध रूपी अग्नि, अग्नि की तुलना किससे कर दी गई? क्रोध से, क्रोधाग्नि। लाल है जो मणि, है जो, अब देखो है जो का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, तुलना किससे कर दी गई? लाल है जो मणि, लाल मणि। नीला है जो कंठ, तो कंठ का जो विशेष है, जो विशेष विशेष विशेषण हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया? विशेष विशेषण हो गया, नीलकंठ। मकान है जो, महान है जो पुरुष, महापुरुष। महान है जो देव, महादेव। आधा है जो मरा, अगमरा। परम है जो आनंद, परमानंद। आपको समझ में आ गया होगा कर्मधारय समास क्या होता है। इसमें पद जो होता है उत्तर पद ही प्रधान होता है, लेकिन इसका पूर्व पद के साथ संबंध होता है उपमान उपमेय का, या विशेषण विशेष का संबंध होता है, और जो है आपस में एक दूसरे का जुड़े होते हैं, लिंक कर रहा होता है, वो उसकी विशेषता बता रहा होता है। तो उम्मीद है कर्मधारय समास आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आराम से जो है कर्मधारय में और तत्पुरुष में अंतर समझ गए होंगे, और आप अंतर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें से शब्द आ रहा था, को शब्द आ रहा था, ताकि के आ रहा था, से आ रहा था, के द्वारा आ रहा था, तो ऐसे शब्द आ रहे थे जो आपके विभक्तियों से लिए हुए थे। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे उपमान उपमेय हो रहा है और विशेषण विशेष से हो रहा है, दूर से पता चल रहा है। आगे देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास बहुत सरल होता है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक, सीधी सी बात है, इसमें संख्यावाचक होता है। द्विगु का मतलब है, द्विगु समास का मतलब है कि इसमें संख्या संख्या होगी ही होगी। विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, मतलब पहला पद में संख्या होनी ही होनी है, समझ लो द्विगु समास है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, इसमें किसी समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे 7 सिंधुओं का समूह, तो क्या हो गया? समूह हो गया, क्या हो गया? सप्त सिंधु। सप्त, देखो समस्त पद में सप्त लिखा हो रहा है। 2 पैरों का समूह, इसमें भी गिनती आ रही है, 2 पैर गिनती आ रही है। 3 लोक, तीनों लोकों का समाहार, त्रिलोक, सभी में देखो आप
सभी का समास पद में देखो, सभी में गिनती आएगी। 4 राहों का समूह, चौराहा। तो जैसे ही गिनती आए कहीं पे, आप समझ जाओ कि द्विगु समास। नवरात्रियों का समूह, नवरात्र। 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि। 5 मणियों का समूह, पंचमणि। 7 दिनों का समूह, इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, सप्ताह। 3 कोणों का समाहार, त्रिकोण। 3 रंगों का समूह, तिरंगा। तो द्विगु में भी जो है उत्तर पद प्रधान होता है। तो आपका तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। अब ये में सिर्फ जो होता है पूर्व पद प्रधान होता है। बाकी आपने तत्पुरुष पढ़ा, उसका उत्तर पद प्रधान होता है। और द्विगु पढ़ रहे हैं, इसका भी उत्तर पद प्रधान है। ठीक है। तो आगे आप देखते हैं और ऊपर चलते हैं। कर्मधारय में भी आपका उत्तर पद प्रधान था। अब आप द्वंद्व में आते हैं। द्वंद्व को पहले ही बता चुके हैं, द्वंद्व में क्या होता है। द्वंद्व आपको बता रखा है कि द्वंद्व में क्या होता है, दो हाथ टक्कर कर रहे होते हैं, वो कहता है ना मैं कम हूं ना मैं कम हूं। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही जो है प्रधान रहेंगे। जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, हाइफन लगता है। आपको समझ में आ गया कि दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में क्या लगता है, और एवं या अथवा, ये लगता है बीच में। और दोनों के बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह लगता है। ऐसे नदी और नाले, देखो और लगा हुआ है, नदी और नाले। ना नदी कम है ना नाले कम है, दोनों कह रहा है कि हम भी बराबर, हम भी बराबर, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर दोनों अलग अलग चीजें हैं तो कैसे कम हो सकती हैं नदी और नाले। तो नदी नाले, जब समस्त बनाएंगे इसका तो हाइफन लगा देंगे, है ना। अगर समस्त पद दिया हुआ है, हाइफन लगा हुआ है, तो समझ जाइए कि ये जो है द्वंद्व समास है। अगर हाइफन लगा हुआ है, समस्त पद दिया हुआ है, तो आप समझ जाइए कि ये द्वंद्व समास ही है। पाप और पुण्य, इसमें क्या होता है, एक चीज इधर होती है, एक चीज उधर की होती है। मतलब दिन रात हो गया, पाप पुण्य हो गया, तो एक पॉजिटिव चीज होगी, एक नेगेटिव चीज होगी। तो समझ जाइए कि वहां पर द्वंद्व है, दो अलग चीजों की बात हो रही है और इनकी बात हो रही है। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। सुख और दुख, सुख दुख। गुण और दोष, गुण दोष। देश और विदेश, देश विदेश। ऊंच या नीच, ऊंच नीच। आगे और पीछे। आप देख रहे हैं कि सभी में वही चीज आ रही है, एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव, एक में आगे की चीज, एक में पीछे की चीज। ठीक है। और और या इन्हीं के चिन्ह आ रहे हैं, अथवा, है ना, और हाइफन लगा हुआ जो तुम पद बना रहे हैं, तो ये सब इनकी पहचाने हैं। नाक और कान, नाक कान। आचार और विचार, आचार विचार। भला और बुरा, भला या बुरा, भला बुरा। राजा और प्रजा, राजा प्रजा। नर और नारी, नर नारी। खरा और कोठा, खरा खोटा। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। गरम या ठंडा, गरम ठंडा। छल और कपट, छल कपट। अपना और पराया, अपना पराया। मोल और तोल, मोल तोल। उतार या चढ़ाव, उतार चढ़ाव। तन और मन और तन, धन, तन मन धन। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आखिरी बचा हुआ है आपका बहुब्रीहि समास। द्वंद्व आपको समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व क्या कर रहा है। द्वंद्व जो है, द्वंद्व लड़ रहा है। ना हम कम ना हम कम, दिन कह रहा है ना हम कम ना रात। ना रात में की कोई वो है, ना दिन का कोई जोड़ है, ना रात का कोई तोड़ है। हमें दोनों ही चाहिए। तो दिन भी जरूरी है, रात भी जरूरी है। तो दिन और रात दोनों ही प्रधान है। पाप भी प्रधान है, पुण्य भी प्रधान है। राजा भी प्रधान है, प्रजा भी प्रधान है। नर और नर भी प्रधान है, नारी प्रधान। ये कौन सी चीज को आप हटा दोगे तो आपको लगेगा किसी प्रधान का कौन सी है। तो दोनों ही बराबर के प्रधान रहेंगे, वो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। अब आते हैं बहुब्रीहि समास पे। अब बताया था बहुब्रीहि में क्या होता है। बहुब्रीहि में
दोनों दोनों जो हैं, दोनों की वो खत्म हो जाती है और तीसरा आ जाता है बीच में कि तुम दोनों प्रधान नहीं हो, हम प्रधान हैं। तो लड़ाई हो रही है 2 एम्प्लॉयी की, दोनों एम्प्लॉयी में बॉस आते हैं, दोनों नो कुछ कोई कुछ नहीं, कोई प्रधान नहीं, मैं प्रधान हूँ। तो वही चीज़ है। तो बहुब्री क्या है? तो तीसरा आगे कहता है मैं प्रधान हूँ। जैसे जिन समस्त पद में कोई पद पद प्रधान नहीं होता, जिन समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, अथवा शिव अर्थात शिव, है ना? नीलकंठ, नीला है कंठ। तो यहाँ पे नीला, ना तो नीला वहाँ पे वो है और न ही कंठ वो है। ना तो कंठ प्रधान है, ना नील प्रधान है, क्योंकि दोनों मिला के जो बन रहा है नीलकंठ। और जो नीलकंठ कौन है? शिव जी हैं, शंकर जी हैं नीलकंठ। तो कौन प्रधान है? शंकर जी प्रधान है, ना नील प्रधान है, ना कंठ प्रधान है। तो दोनों ही प्रधान नहीं है। यहाँ पर दोनों पदों में मिलकर एक तीसरे पद मतलब शिव का संकेत किया, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। दोनों ने मिलके कहा, दोनों ने मिलके एक तीसरा बना दिया, वो प्रधान हो गया। जैसे विग्रह क्या है? लंबा है जिसका उदर, तो कौन हो गया? गणेश जी हो गए लंबोदर। तो ना लंबा प्रधान हुआ और ना उदर प्रधान हुआ, है ना? क्या प्रधान हुए? लंबोदर। ऐसे दशानन, 10 हैं जिसके आनंद, वो रावण हो गया। अच्छा, ये भी चीजें आपको देखनी है। जैसे बहुब्री हो गया, दशानन हो गया। आप दशानन कहोगे द्विगु समास है, दशानन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, द्विगु समास है। तो दशानन क्या हो रहा है? दशानन किसी को कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। मतलब जब दशानन की बात आएगी तो वो किसी तीसरे पे संकेत कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे नंबर नहीं देखा जाएगा कि आप लोग नंबर देखो कि 10 आ रहा है तो कंफ्यूज मत होना। अगर कोई नंबर वाली चीज भी अगर आ रही है और वो किसी तीसरे की ओर संकेत कर रही है, जैसे दशानन हो गया, तो दशानन क्या है? 10 हैं जिसके आनंद, ठीक है? तो वो कौन हो गया? रावण हो गया। तो दशानन क्या है? रावण है, रावण जो संकेत कर रहा है। इसीलिए दशानन द्विगु नहीं है, बहुब्रीहि है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। अगर तीसरे की ओर संकेत हो रहा है तो वहां पर तुरंत बहुब्रीहि हो जाएगा। अगर तीसरे की ओर संकेत नहीं कर रहा है, वो अपने आप में अकेला ही काफी है ना? तो वो जो है पंचशील, पंचशील कह दो। पंचशील क्या है? वो पंचशील किसी के ऊपर इशारा नहीं करता है, पंचशील अपने ऊपर ही पंचशील है ना? तो वहां पर आपका द्विगु हो गया। लेकिन अगर दशानन की बात आएगी तब तो भाई रावण हो गया, और जब रावण हो गया तो फिर द्विगु नहीं रहा, फिर तो बहुब्रीहि हो गया। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, किसको बोला जाता है? विष्णु को बोला जाता है। यहाँ पर तुरंत ही बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है? महावीर, महान वीर हैं जो, तो वो कौन हो गए? महावीर। अब महावीर बोला जाता है हनुमान जी को। चतुर्भुज, अब देखो चतुर्भुज, अब फिर वही बात आ गई। जैसे दशानन में था वैसे ही चतुर्भुज में। अब कहोगे चतुर है यहाँ पे, चार चार लिखा हुआ है, तो ये द्विगु हो गया। लेकिन दुग नहीं होगा, क्योंकि जब जैसे ही चतुर्भुज बोलेंगे तो वो संकेत हो गया भगवान विष्णु की तरफ, और भगवान विष्णु की तरफ संकेत होते ही जो है वो बहुब्रीहि समास हो गया। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। चार है भुजाएं जिसकी, भगवान विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है जो प्रधान, प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा होने वाला जो, तो उसको क्या बोलेंगे? कमल। अनहोनी, न होने वाली घटना, कोई विशेष घटना। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, श्री कृष्ण। पीताम्बर, पीत है जिसका अंबर, तो ना यहाँ पे पीत है, ना तो पीत मेन है, ना अंबर मेन है। यहाँ पे पीताम्बर होगा, और पीताम्बर किसकी ओर संकेत कर रहा है? कृष्ण की ओर। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला शख्स होता है। ठीक है? लाल है लड़ियां जिसमें, क्या हो जाएगा? चार है लड़ियां जिसमें, चौलड़ी। चौलड़ी क्या होती है? माला होती है। फिर वही बात आ जाएगी, इसको भी दुग नहीं समझना है, चौलड़ी को भी चौलड़ी माला होती है। इसीलिए ये जो है बहुब्रीहि है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, क्या बोलेंगे किसको? भगवान शिव को। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, किसके? इसको क्या बोलेंगे? शंकर जी बोलेंगे चंद्रमौली को। ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं इसके। मृगेंद्र, विषधर, विष को धारण करने वाला, विषधर सर्प होता है। मृगों का इंद्र, मृगेंद्र बोलेंगे। मृगेंद्र बोलते हैं सिंह को। घन के समान श्याम है जो, घनश्याम किसको बोलते हैं? कृष्ण को बोलते हैं। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय होता है, किसको बोलते हैं? शंकर जी को बोलते हैं। कर्मधारय बहुब्रीहि समास में अंतर। अब देखो अंतर समझ लेते हैं कर्मधारय में और बहुब्रीहि समास में। कर्मधारय क्या है? इन दोनों समास के अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। आपको मोस्टली बता ही दिया है कि क्या होता है, लेकिन एक बार इसको पढ़ के ही बता देते हैं। क्या ध्यान देना चाहिए? कर्मधारय समास में एक पद विशेषण,
या उपमान होता है ना? एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण है और गगन विशेष्य है। इसी तरह चरण कमल में क्या है? चरण उपमेय है और कमल उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। बहुब्रीहि समास में पद समस्त पद की किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है, जो अर्थात कृष्ण। यहाँ चक्रधर कृष्ण का विशेषण है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात शिव। ये आपका बहुब्रीहि समास हो गया। अगर बात करें वहां पर अगर नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ की बात करें, वहां पे कर्मधारय हो गया, क्योंकि कंठ कंठ कैसा है? नीला है, तो यहाँ पे वो है। लेकिन अगर कहते हैं नीला है कंठ जिसका, तो अब यहाँ पे शंकर जी की बात हो रही है। नीला है जो कंठ में शंकर जी नहीं है, नीला है जो कंठ में कंठ की बात हो रही है। और कंठ कंठ जो है वो कैसा है? नीला है, मतलब कैसे, इसका विशेषता क्या है कंठ की? वो नीला है। तो यहाँ पे कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि कंठ नीला है, लेकिन यहाँ पे शंकर जी की बात नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पे कर्मधारय है। लेकिन अगर कहते हैं नीला है कंठ जिसका, तो वो तो भगवान शिव हो गए, नीलकंठ हो गए, भगवान शिव हो गए। जैसे भगवान शिव हुए, ये बहुब्रीहि समास हो गया। दोनों में ये डिफरेंस है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बात करें लंबोदर की, ठीक है, तो मोटे पेट वाला। तो मोटे पेट वाला की बात करें, पेट कैसा है? मोटा पेट है। लेकिन मोटा पेट वाला हर आदमी तो लंबोदर नहीं हो सकता है ना? तो क्या है? मोटे पेट वाला लंबो सारे तो लंबोदर गणेश जी नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। लेकिन अगर हम ये कह दें लंबा है उधर जिसका, अगर अगर ऐसे पूछा जाए लंबा है उधर जिसका, तो सीधा सीधा हो गए गणेश जी हो गए। अब गणेश जी होते ही बहुब्रीहि समास हो गया। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली जरूरत है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे बात हो रही है, वहां पर प्रश्न कैसे पूछा गया है, पूछने पर डिपेंड करता है। मोटा पेट वाला कह दिया तो कोई अगर आपसे कह दे कि मोटा पेट वाला मिला था, तो आप कहोगे मतलब ये नहीं कहोगे कि गणेश जी मिले होंगे। लेकिन अगर कोई कोई अगर कह दे लंबा है उधर जिसका, वो मेरे सपने में आए, तो वहां पर आपको दिमाग में एकदम लंबोदर आ जाएगा, लंबोदर गणेश जी हो जाएंगे, वहां पर तुरंत ही बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। अब द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर और बता देते हैं। द्विगु और बहुब्रीहि लगभग बता ही दिया है, ठीक है आपको, कि तीसरा जो है पद बन जाता है तो बहुब्रीहि हो जाता है, और तीसरा पद ना बने, उसका अर्थ वही निकले, तो फिर द्विगु समास होता है। नंबर आप आ जाते हैं दोनों में। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, बताया था आपको। द्विगु में पहला संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। इसमें जो समस्त पद ही, जो पूरा पद है, जो वो ही विशेषण का काम करता है। जैसे चतुर्भुज की बात करें, तो चार भुजाओं का समूह, अगर चार भुजाओं के समूह की बात करें तो चतुर्भुज, तो ये द्विगु समास हो गया। अगर बात कोई करे कि चार भुजाओं का समूह, तो यहाँ पे द्विगु समास हो गया। यहाँ पे भगवान विष्णु की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर बात करें चार है भुजाएं जिसकी, तो सीधा सीधा क्या हो गए? ये भगवान विष्णु हो गया। तो वैसे भगवान विष्णु हुए, वैसे ही ये बहुब्रीहि समास हो गया। पंचवटी की बात करें, अगर हम पंचवटी की बात करें, तो पांच बटों का समाहार, ठीक है। अगर पांच बटों का समाहार लिख के आता है, तो पांच बटों का समाहार जो है वो द्विगु समास हो गया। लेकिन पांच बटों से घिरा एक निश्चित स्थल, अब पंचवटी की बात हो रही है। पांच बटों से घिरा एक निश्चित स्थल, अर्थात दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहां वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया। बहुब्रीहि समास हो गया ये आपका, ठीक है। दशानन आपको बताया था, दशानन 10 आननों का समूह। अगर कोई कहे जब 10 आननों के समूह की बात हो, तो द्विगु समास है। यहाँ पे 10 आननों का समूह की बात हो रही है, लेकिन 10 आनन है जिसके, अगर 10 आनन है जिसकी अगर बात हो, तो यहाँ पर रावण की बात हो रही है, ठीक है। और जब रावण की बात होगी, तो बहुब्रीहि समास हो गया। उम्मीद है आपको पूरा ही समझ में आया होगा। अब द्विगु और कर्मधारय में एक बार समझ लेते हैं। द्विगु और कर्मधारय में अंतर एक बार समझ लेते हैं। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, ध्यान रखना। द्विगु का हमेशा ही पहला संख्यावाचक होगा ही होगा, जो दूसरे पद की गिनती बताता है ना, जो दूसरे पद की गिनती बताता है। जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी
संख्यावाचक कभी नहीं होता है। ये विशेषण होता है लेकिन फिर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है। कर्मधारय ध्यान रखना कि कर्मधारय का एक पद विशेषण होता है, ठीक है, लेकिन कभी संख्यावाचक नहीं होता। अगर संख्यावाचक होगा तो द्विगु हो जाएगा। द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है। द्विगु का जो पहला पद है वही विशेषण बनकर उसमें आता है कि पहले गिनती बता देता है, तो ये गिनती बता देता विशेषण बन जाता है। चतुर्मुख कर दिया, चतुर्मुख कर दिया तो क्या हो गया, चतुर पहले से विशेषता बता देगी, मुख कैसा है, चतुर है। जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। इसमें कोई वो नहीं है। उसमें विशेषण क्या होगा, पहला ही होगा। पहला पद ही विशेषण बन सकता है द्विगु में, लेकिन कर्मधारय में कोई भी पद जो है वो विशेषण हो सकता है। नवरत्न, नवरत्नों का समूह, अब नवरत्न की बात करें, नवरत्नों के समूह की बात होगी। अगर नवरत्नों का समूह है तो ये द्विगु समास हो गया। अब चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह, तो भी ये आपका द्विगु समास हो गया। पुरुषोत्तम की बात करें तो पुरुषों में है जो उत्तम। अब देखो यहाँ पे पहली बात, आपको गिनती तो आई नहीं, पुरुषों में जो उत्तम है, जब जब इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ तो सीधी सी बात है कि कम से कम द्विगु तो नहीं हो, है ना? बाकी कुछ भी हो लेकिन द्विगु द्विगु तो नहीं होगा। तो आप पुरुषों में है जो उत्तम, तो पुरुष क्या बता रहा है, उत्तम जो है, उत्तम जो विशेषता है वो किसकी है, पुरुषों में है। पुरुषों की किसी एक पुरुष की विशेषता को बता रहा है उत्तम जो है। तो जब विशेषता बताया जा रहा है, विशेषण है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास आपका हो जाता है। ऐसे ही रक्तोत्पल है, रक्त है जो उत्पल, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास आपका हो गया। संधि और समास में अंतर बता देते हैं। जिसने संधि ना पढ़ी हो वो हमारे ही प्लेलिस्ट में जाके संधि का पूरा चैप्टर पढ़ सकता है, जिससे कि आपको संधियां बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। संधि भी बहुत जरूरी होती है, संधि वर्णमाला सभी बहुत जरूरी है। सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं। जो हमारा क्रम है आप उस क्रम से पढ़ लेंगे, या ऐसा बोलें कि लूसेंट का जो क्रम है, अगर आप लूसेंट के पहला दूसरा तीसरे क्रम से चलेंगे तो फिर आपको सीखना, आगे की चीजें सीखना ज्यादा ही आसान हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं संधि और समास में अंतर क्या है। अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान हैं, अर्थात दोनों का मेल का अर्थ मेल ही है, तथापि दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। क्या है भिन्नताएं? एक, संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। संधि जो है वर्णों का मेल है, वर्ण मतलब अक्षर, ये अक्षरों का मेल है। जबकि समास जो है वो शब्दों का मेल है, इसमें पूरे पूरे शब्द होते हैं। उत्तर पद होता है, पूर्व पद होता है, पूर्व पद पहले आता है, उत्तर पद बोलना, ठीक है। ये पूर्व पद उत्तर पद जोड़े जाते हैं। जबकि संधि जो है उसमें उसमें वर्ण जुड़ते हैं, अक्षर जुड़ते हैं, अक्षर से अक्षर जो है वो जुड़ते हैं। अब संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है। संधि में क्या है, वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन हो जाता है। कभी कुछ बन जाता है, कभी ता का रा हो जाता है, कभी कोई रा ऊपर चढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, समास में ऐसा नहीं होता है, समास में ऐसा नहीं होता है। समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है। जैसे आपने देखा था, विद्याधनालय बराबर विद्यालय, ये संधि है। और लेकिन राजा का पुत्र, अगर राजा का पुत्र लिखा हुआ तो यहाँ पे का लोप हो जाएगा और राजपूत इकट्ठा आ जाएगा, ये समास है। दो यहाँ पर देखो, दो पद मिल रहे हैं, राजा का और पुत्र का, और का शब्द का लोप हो रहा है। संधि को तोड़ने को संधि विच्छेद कहा जाता है, जबकि समास के पदों को अलग करने का समास विग्रह कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं समास निर्णय की समस्या, एक बार पढ़ लेते हैं। जब परीक्षक शब्द देते हैं और उसमें समास को चिन्हित करने के लिए परीक्षार्थी से कहते हैं, तब परीक्षार्थी के लिए समास निर्णय की समस्या उठ खड़ी होती है। कारण यह कि समास विशेष का निर्णय विग्रह से होता है। परिणामतः परीक्षार्थी शब्द का कोई विग्रह करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसे आगे दिए गए उदाहरण समझा जा सकता है। ठीक है, विद्याधन, विद्या का 6 तरह से विग्रह किया जा सकता है। कैसे कैसे किया जा सकता है? विद्या से के द्वारा अर्जित धन तृतीय पुरुष, विद्या के लिए धन, ठीक है, ये चतुर्थी पुरुष हो गया। विद्या का धन षष्ठी तत्पुरुष हो गया। विद्या रूपी धन कर्मधारय हो गया।
विद्या और धन बोला तो द्वंद्व हो गया। विद्या है धन जिसका, वह सरस्वती हो गया, तो यहाँ पर बहुब्रीहि हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से कर सकते हैं। अब सत्यव्रत, सत्यव्रत का 4 तरह से विग्रह किया जा सकता है। कौन-कौन से तरीके से किया जा सकता है? सत्य का व्रत, तत्पुरुष, सत्य ही व्रत, तो ये कर्मधारय हो गया। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें विशेषता बताई जा रही है व्रत की। सत्य और व्रत, अब यहाँ पे द्वंद्व हो गया, सत्य के और व्रत, है ना, और लग गया। सत्य जिसका व्रत, तो सत्य जिसका व्रत बात हो गई तो क्या हो गया, वो हरिश्चंद्र की बात होने लगी। जब हरिश्चंद्र की बात हो रही है, तीसरे की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसकी बात हो, तो इसको क्या बोला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका बहुब्रीहि में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सारा समास इतना अच्छा से बता दिया है कि अब आप भूलेंगे नहीं। इतना अच्छे से और इतना डिस्क्रिप्टिव बता दिया है, अगर पूरा जिसने वीडियो देखा होगा, तो उसको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब ये देख लेते हैं, यदि परीक्षक प्रश्न में स्वतंत्र शब्द की जगह वाक्य में प्रयुक्त शब्द यानी पद में समास बताने को कहे, तो ये समस्या नहीं उठेगी, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द सीमित होकर पद बन जाएगा और पद का एक ही विग्रह होगा, यानी दुविधा की स्थिति नहीं रहेगी। जैसे बसंत पंचमी के दिन विद्याधन की पूजा होती है। अब क्या है, विद्या है धन जिसका, विद्याधन की पूजा होती है, तो अर्थात सरस्वती, तो विद्याधन की पूजा होती है मतलब सरस्वती की पूजा होती है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया, विद्याधन में किसका समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। तो ये आपके लिए आसान हो गया। अब विद्याधर शर्मा जी की समृद्धि का राज विद्याधन ही है। विद्या से अर्जित धन, अब विद्या से अर्जित धन हो गया, तो यहाँ पर तत्पुरुष हो गया। अब क्या है, विद्याधन रूपी धन कर्मधारय समास की 4 रखने वाले को विद्याधन, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, विद्या है धन जिसका, अर्थात सरस्वती, फिर से बहुब्रीहि हो गया, समास हो गया कि पूजा करनी चाहिए, है ना, कि पूजा करनी चाहिए था ना, इसीलिए फिर से जो है बहुब्रीहि समास हो गया। मैंने एक पीताम्बर खरीदा, अब मैंने एक पीताम्बर खरीदा, तो पीताम्बर क्या होगा, पीला वस्त्र हो गया। तो जब पीला पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र हो गया, तो पीला वस्त्र, तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्मधारय हो गया, कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि वस्त्र कैसा है, पीला है, उसकी विशेषता है, वस्त्र की विशेषता है कि वो पीला है, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय हो गया। मैंने पीताम्बर की पूजा की, अब जब पीताम्बर की पूजा करोगे, तो पीताम्बर का मतलब यहाँ पे पीला वस्त्र तो नहीं होगा, पीले वस्त्र की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ पे पीठ है अम्बर जिसका, अर्थात विष्णु की पूजा की आपने, तो जब पीठ है अम्बर जिसना भगवान विष्णु हो गए, तो क्या हो गया, वहां पर तुरंत ही बहुब्रीहि समास हो गया। तो जब सेंटेंस पूरे पूरे दिए जाएंगे, वाक्य पूरे पूरे दिए जाएंगे, तो आपको आराम से आप निकाल पाएंगे। समझना जरूरी है कि किस चीज की बात हो रही है, क्योंकि आपको भटकाने के लिए वहां पे शब्द रखा जाएगा, लेकिन अगर आप सही से उसको बिना भटके उसको सही से अर्थ जान लेते हैं, तो आप भटकेंगे नहीं और उसका आराम से जो है सही समास का चयन कर पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। अब आगे समास विग्रह का जो वो है, वो हम लोग देखते हैं कैसे होगा। अब हम लोग जो है इसका समास विग्रह जिससे ना पढ़े हो, वो ऊपर जाके हमारी वीडियोस में पढ़ लें, और अगर समास विग्रह का जो एग्जांपल्स हैं वो हम लोग कर लेते हैं, तो ऊपर कर लेते हैं इसको। तो इसमें क्या है, समासिक पद है, विग्रह है और समास है। शुरू करते हैं। तो समासिक पद आपका अगोचर हो गया, तो अगोचर में मतलब न गोचर है। इसका विग्रह जब करेंगे, तो ये कौन सा समास बन जाएगा, नए समास बन जाएगा। कौन सा समास, नए समास। जिसने ना पढ़ा हो वो वीडियो में जाके तो पहले पढ़ ले, पूरा वीडियो बन चुका है, सारे समाज के जितने भी हैं वो सारे पहले से पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, नए कैसे बना, क्योंकि अगोचर, जब कोई चीज में गोचर में आ गया या ना आ गया, मतलब कोई चीज नेगेटिव हो जाती है, जैसे कोई चीज नेगेटिव होती है उसमें नए समास हो जाता है। अचल, ठीक है, जो चीज चल नहीं सकती, ना चल, अचल का मतलब है ना चल, जो चीज चल नहीं सकती है। तो इस तरीके से विग्रह का न चल टाइप का हो गया, तो कौन सा समास हो गया, इसमें भी नए हो गया। अजन्मा, इसका जन्म नहीं हुआ, मतलब न जन्म, जिसने जन्म ही नहीं लिया हुआ, मतलब नेगेटिव हो गया, तो ये नए हो गया। धन्नी, धन्नी में क्या हो गया, अब देखो 8 आनों का समाहार, इसमें धन्नी में 8 आने हैं। तो बताया था कि जहां पर कोई संख्या जैसे ही आती है, तो वहां पर द्विगु समास हो जाता है। संख्या को आते ही द्विगु समास हो जाता है, लेकिन कोई नाम ऐसा हो, जैसे दशानन है, चतुर्नानन है, ठीक है, चतुर्भुज है, तो जब कोई नाम तीसरे की ओर संकेत करता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर द्विगु समास नहीं होता है। ठीक है, धर्म,
अधर्म मतलब न धर्म, ठीक है। यहाँ पर नय हो गया, नेगेटिव हो गया, इसीलिए। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, मतलब न अंत, ये भी नय हो गया। अनेक, तो वहां पे एक नहीं है, ना एक, यहाँ पे नय हो गया। अनपढ़ मतलब न पढ़, यहाँ पर भी नय हो गया। अनभिज्ञ मतलब न अभिज्ञ, नय हो गया। अन्याय मतलब न्याय नहीं, तो ये भी नेगेटिव हो गया, ना न्याय, ये भी नय समास हो गया। अनुचित मतलब अनुचित नहीं है, नेगेटिव हो गया, ना उचित, तो यहाँ पर भी नय समास हो गया। अपवित्र मतलब पवित्र नहीं है, मतलब न पवित्र, क्या हो गया, नय हो गया। अलौकिक, विग्रह करेंगे तो न लौकिक, नय हो गया। अब अनुकूल, अनुकूल में देखो अनु शब्द लगा हुआ है ना, जब अनु शब्द लगा हुआ है तो कुल के अनुसार इसका विग्रह हो गया, और ये अव्ययी भाव हो गया, इसका अव्ययी भाव का प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है। अव्ययी भाव का प्रथम पद प्रधान होता है, और इस तरीके के शब्द आते हैं। आ आता है, अनु होता है, आ होता है, इस तरीके के शब्द होते हैं। अनुकूल मतलब रूप के ऐसा, अनुरूप, ये अव्ययी भाव हो गया। आ समुद्र मतलब समुद्र पर्यंत, ये भी अव्ययी भाव हो गया आपका। आज जन्म, आ लगा हुआ है, जन्म से लेकर, यहाँ पर अव्ययी भाव हो गया। आशालता मतलब आशा रूपी लता, ये आपका कर्मधारय हो गया। आशा रूपी लता मतलब यहाँ पर रूपी शब्द आ गया, ठीक है। जो जो आशा है, जो है वो किसके रूपी है, लता के रूपी है, तो यहाँ पे विशेष विशेषण आ गया, इसीलिए कर्मधारय हो गया। आप बीती मतलब आप पर बीती, तो ये कौन सा समास हो गया, सप्तमी तत्पुरुष, ये आपका सप्तमी तत्पुरुष हो गया। आकाशवाणी, आकाश से वाणी हुई है ना, तो से शब्द आ गया, तो जैसे से शब्द आ गया तो ये आपका तत्पुरुष हो गया, कौन सा, पंचमी तत्पुरुष हो गया। आनंदाश्रम, आनंद का आश्रम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका षष्ठी तत्पुरुष हो गया। उपकूल, उपकूल मतलब कूल के निकट, ठीक है। उप शब्द आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, कूल के निकट, यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है आपका, है ना। उसके बाद में आपका आता है कठफोड़वा। कठफोड़वा जो है काठ को फोड़ने वाला होता है, ये आपका द्वितीय तत्पुरुष हो गया। काठ को फोड़ने वाला मतलब ये आपका संबंध बता रहा है, तो ये आपका जो है द्वितीय तत्पुरुष हो गया। द्वितीय तत्पुरुष कौन सा होता है, आपका कर्म तत्पुरुष होता है। कर्म तत्पुरुष मतलब है इसमें कौन कौन से कारक आते हैं, कि व्यक्ति को, इसमें को आता है, ठीक है। इसमें को शब्द बीच में आता है और को का लोप हो जाता है, तो काठ को फोड़ने वाला में को शब्द, को जो है वो आया है, और उसका लोप हो जाएगा, तो विभक्ति जो को है वो उसका लोप हो जाएगा। अब कपीस, कपीस में क्या होता है, कपियों में है ईश जो। अब क्या हुआ, कपियों में है ईश जो, अब इसमें ना कपि प्रधान रहा ना ईश प्रधान रहा, कपियों में है जो ईश जो कौन हो गया, हनुमान जी हो गए। जैसे दोनों शब्द खत्म हुए, दोनों अप्रधान हुए, और तीसरे नए शब्द की उत्पत्ति हो गई जो संकेत कर रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कर्महीन, कर्म से हीन, तो ये कर्म से हीन से शब्द आ गया, तत्पुरुष हो गया, कौन सा हो गया, पंचमी तत्पुरुष हो गया, ठीक है। तो पंचमी तत्पुरुष कौन सा होता है, पंचमी तत्पुरुष आपको पढ़ाया था, ये अपादान तत्पुरुष होता है। इसमें क्या होता है, इसमें से विभक्ति होती है, क्या होता है इसमें, अपादान मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस तरीके से। कर्म से हीन, कर्म मतलब उससे अलग हो गया, है ना, कर्मों से अलग हो गया, कर्मों से हीन हो गया। अब क्या है, कर्म निरत, कर्म से निरत, कर्म में निरत। अब यहाँ पे में शब्द आ गया, ये सप्तमी तत्पुरुष हो गई, कर्म में निरत हो गया, तो सप्तमी तत्पुरुष हो गई। और सप्तमी तत्पुरुष आपका क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। इसमें क्या आता है, इसमें में आता है, पर आता है, और ये लुप्त हो जाता है। अधिकरण जो सप्तमी तत्पुरुष है वो अधिकरण का होता है, फिर में और पर आता है, और उसका लोपन हो जाता है। अब क्या है, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, तो इसमें भी सप्तमी तत्पुरुष है, और इसमें भी में शब्द का लोप हो जाएगा। का पुरुष, कायर पुरुष, का पुरुष मतलब कायर पुरुष, तो ये क्या होना, समास हो गया, कर्मधारय हो गया। क्यों कर्मधारय हो गया, क्योंकि पुरुष का जो है विशेषता कायर बता रहा है, पुरुष कैसा है, कायर है, तो पुरुष की विशेषता क्या है, कि वो कायर है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो गया। इसके बाद में आते हैं कुंभकार, कुंभ को करने वाला या बनाने वाला, मतलब घड़ा बनाने वाला, तो इसमें क्या है, पद
तत्पुरुष है। अगला क्या है? काव्यकार, काव्य की रचना करने वाला, काव्य की रचना करने वाला क्या हो जाएगा? उपपद तत्पुरुष। ये कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान, ये आपका सप्तमी तत्पुरुष हो गया, सप्तमी तत्पुरुष हो गया। ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष अभी आपको बताया था सप्तमी तत्पुरुष कौन सा होता है। ये आपका अधिकरण तत्पुरुष होता है। इसमें क्या होता है? में और पर आता है और उसका लोप हो जाता है। और फिर आते हैं हम लोग नीचे, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी रहे। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, मतलब कर्मधारय, विशेषण विशेषण और विशेषता बता रहा है। कौन? ठीक है, कुसुम के समान कोमल। तो जो कोमल है किसके समान है? कुसुम के समान है, मतलब फूल के समान। कपोत ग्रीवा, कपोत के समान, अब के समान आ गया तो कर्मधारय हो गया है ना। मतलब क्या हो रहा है? विशेषता बताई जा रही है। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता। अब यहाँ पे कपड़ा और लत्ता दो चीजें हो गई, और शब्द लगा हुआ है ना। यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डेश भी लगा हुआ था, है ना। तो क्या हो गया? यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया, दोनों कह रहे हैं कि दोनों कृष्णार्पण, तो कृष्ण के लिए अर्पण। तो यहाँ पे के लिए लग गया सब, जैसे के लिए आ गया वैसे चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। ठीक है, चतुर्थी तत्पुरुष मतलब संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या क्या आता है? इसमें के लिए आता है और ये लुप्त हो जाता है ना। विभक्ति के लिए आती है और ये लुप्त हो जाती है। अगला क्या है? क्षत्रियधम, तो क्षत्रियों में अधम, ये भी आपका तत्पुरुष है में। ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष है। खगेश, खगों का ईश है जो। कौन है खगों का ईश? गरुड़ है। तो जैसे ही तीसरे की बात आ गई वैसे ही बहुब्री हो गया। दोनों पद खत्म हो गए, खग भी खत्म हो गया, ईश भी खत्म हो गया, और आ गया क्या? गरुण, गरुण की ओर संकेत हो गया, यहाँ पर बहुब्री हो गया। गंगा जल, गंगा जल की बात करें तो गंगा का जल, ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। गगनांगन, गगन रूपी आंगन। अब देखो, गगन रूपी आंगन, गगन किस रूप का है? आंगन किस रूप का है? गगन रूपी। ठीक है, गगन जैसा आंगन। तो जब गगन जैसा आंगन हो गया तो मतलब विशेषता बता देगी गगन जैसी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? उपमेय में उपमान हो गया, ये उपमेय हो गया, कर्मधारय हो गया यहाँ पे। ऊपर चलते हैं, अब ये देख लेते हैं। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तो क्या हो गया? वो हट जाएगा, और यही द्वितीय तत्पुरुष है। भारी घोड़ा, जैसे जैसे डेस देख लो, अब डेस देखते ही समझ जाओ कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। ठीक है, गाड़ी और घोड़ा, इसका विग्रह होगा। ग्रामोद्धार, यहाँ पे ग्राम का उद्धार, का शब्द एकदम जब विग्रह करेंगे तो ग्राम का उद्धार आएगा। और अगर जैसे ही का शब्द आया वैसे ही ये तत्पुरुष हो गया। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष हो गया। ग्रह कट, ग्रह कट की बात करें तो ग्रह को काटने वाला, को शब्द आ गया, फिर से तत्पुरुष हो गया, द्वितीय तत्पुरुष हो गया। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, जैसे विग्रह किया गिरि को धारण करने वाला, तो ना गिरि से मतलब हो गया ना धारण से मतलब हो गया। आप बात हो गई गिरि को धारण करने वाला, गिरि कौन हो गए? श्री कृष्ण हो गए। जैसे ही श्री कृष्ण की बात हो गई ऐसे ही बहुब्री समास आ गया। गुरु सेवा, तो जब विग्रह करेंगे तो गुरु की सेवा, जब की शब्द आ गया तो तुरंत ही तत्पुरुष हो गया। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष हो गया। गोपाल, जैसे गोपाल की बात आई तो गो का पालन करने वाला, गोपाल मतलब गो को पालन करना, गो को पालन करने वाला। ठीक है, तो कौन है? श्री कृष्ण है। जैसे श्री कृष्ण तीसरा आदमी आ गया बीच में वैसे ही बहुब्री हो गई। गौरी शंकर, तो गौरी शंकर में गौरी अलग है, शंकर अलग है, तो जब भी करेंगे तो गौरी और शंकर आएगा, गौरी और शंकर, जैसे ही दो चीजें दोनों बराबर हैं तो वहां पे द्वंद्व समास हो गया। गृहस्थ की बात करें, गृहस्थ मतलब ग्रहों में स्थित, ग्रह में स्थित, तो जो घर में स्थित है वो गृहस्थ है। तो यहाँ पे क्या होगा? में शब्द का लोप हो जाएगा और ये का उपपद तत्पुरुष हो जाएगा। ग्रहागत, मतलब ग्रह को आगत, ये आपका कर्म तत्पुरुष हो गया। घनश्याम की बात करें तो धन के श्याम, धन के समान श्याम, धन सा श्याम है जो, वह है श्री कृष्ण। तो यहाँ पे क्या हो गया? बहुब्री समास हो गया। घर द्वार, घर द्वार में बीच में डैश लगा हुआ है तो घर और द्वार अपने आप बन जाएगा, और इसमें जैसे ही आ जाएगा वैसे ही द्वंद्व समास समझ जाइए, द्वंद्व समास हो जाएगा। चक्रधर, चक्रधर की बात समझ लो, भगवान विष्णु की बात हो रही है, भगवान विष्णु की बात हो रही है मतलब बहुब्री समास हो गया। चक्र को धारण करता है वह भगवान विष्णु है। चक्र पाणी, चक्र, चक्र पाणी का मतलब है चक्र हो पाणी में जिसके। ठीक है, तो चक्र हो पाणी में जिसे कौन हो गया? ये भी
चक्र किसके पानी में रहता है? भगवान विष्णु के। जैसे विष्णु जी की बात आएगी वैसे ही बहुब्रीही समास हो गया। ऐसे ही चतुर्णानन की बात करें तो चतुर जो है, आप गिनती में मत जाइए कि चतुर लिखा हुआ है तो इसमें 4 है, इसका मतलब इसीलिए जो है ये युग में जाएगा। पहले ही बता चुके हैं, आपको समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया है। चतुरानन का मतलब 4 हैं आनंद। वह कौन है? ब्रह्मा है। जैसे ही बात संकेत कहीं और हुआ वैसे ही बहुब्रीही समास हो गया। चंद्रभाल, चंद्र पर, भाल पर चंद्रमा जिसके है वह कौन है? शिव है। यहाँ पे बहुब्रीही हो गया। चवन्नी, 4 आने का समाहार। अब देखो, चवन्नी की बात हुई तो चवन्नी किसी तीसरे को संतुष्ट नहीं कर रहा, चवन्नी चवन्नी ही है। तो चवन्नी में चवन्नी मतलब 4 जो वो आ रहे हैं वो उसी में समाहित हैं। और ये नंबर है, न्यूमेरिक है, इसीलिए द्विगुस हो जाएगा। 4 आने का समाहार। तो 4 आने की बात करें, 4 आने में कितना है? 4 है। तो 4 इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए ये द्विगु समास हो गया। चंद्रोदय, चंद्र का उदय, ठीक है, तो का विलोप होगा, ये षष्ठी तत्पुरुष है। चंद्र बदन, चंद्र के समान बदन। अब देखो, विशेषता बताई जा रही है। जैसे विशेषता बताई जाएगी वैसे ही कर्म है। चरण कमल, अब देखो, करण के चरण, कमल के समान चरण। कमल जो है किसकी विशेषता बताई जा रही है? चरण की विशेषता बताई जा रही है। किस तरीके के हैं? कमल की तरीके से। तुरंत ही कर्म धारय हो गए। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, को मारने वाला लग गया, वैसे ही तृतीय तत्पुरुष हो गया ये तुरंत। चौपाया, जो ये सारे कर लेगा उसको समझ लो बहुत सारे रट जाएंगे लगभग। 4 5 वाला, 4 पाँव वाला, 4 पाँव, जैसे 4 पाँव हो गए वैसे दुभी हो गए। चौराहा, 4 राहों का मिलन स्थल, ठीक है, ये भी द्विगु हो गया क्योंकि नंबर आ गया। जलज, जल से उत्पन्न होता है वह, ठीक है, तो जल से कौन उत्पन्न होता है? जलज। जल में कौन उत्पन्न होता है? कमल होता है। तो जैसे जलज की बात आई, वो जलज क्या है? वो जलज कमल है। तो किसी तीसरे की बात हो गई, तो यहाँ पे बहुव्रीहि हो गया। जलद, अब बात किसकी हो रही है? जलद की, मतलब जलद बादल है। तो जब जलद की बात होगी तो जल देता है, जल देता है जो वह क्या है? बादल। तो बादल की वैसे ही बात करेंगे, बहुव्रीहि हो गया। जन्मांध, जन्म से अंधा, ठीक है, तो से शब्द आ गया, तो से शब्द आते ही तत्पुरुष हो गया। कौन सा? तृतीय तत्पुरुष हो गया। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, तो यहाँ पर भी पंचमी तत्पुरुष आ गया। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी, तो ये चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। ठुकुर सुहाती, मतलब ठाकुर, मतलब मालिक के लिए रुचकर बातें, तो ये क्या हो जाएगा? वह चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। तिल पापड़ी, तिल पापड़ी का मतलब तिल से बनी पापड़ी। तो जब तिल से बनी पापड़ी है तो क्या हो गया? ये आपका पापड़ी किससे बनी हुई है? तिल से बनी हुई है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो जब विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय हो गया। तिल चट्टा, तिल को चाटने वाला, तो को हट जाएगा, ये भी तत्पुरुष आ जाएगा, को आ गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और देखते हैं आगे क्या है। दया सागर, तो दया सागर क्या है? दया का सागर है, तो दया का सागर है षष्ठी तत्पुरुष। दही बड़ा, तो दही में भिगोया बड़ा, तो ये क्या हो गया? ये कर्म धारय हो गया। तो दही में भिगोया हुआ बड़ा जो है ये आपका कर्म धारय हो गया। दानवीर, दान में वीर, तो दान में वीर ये आपका तत्पुरुष हो गया। दिनानुदिन, मतलब दिन प्रतिदिन, ये आपका अव्ययी भाव हो गया। दिनानुदिन जो है ये आपका अव्ययी भाव हो गया। दुख संतप्त, दुख से संतप्त, ये आपका हो गया तृतीय तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो ये आपका हो गया चतुर्थी तत्पुरुष। देश निकाला की बात करें तो देश से निकाला, देश से अलग कर दिया गया, अपादान हो गया, तो यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष। देश विदेश, तो डॉट देश लगा हुआ है आगे, तो मतलब देश और विदेश की बात हो रही है, यहाँ पे द्वंद्व हो गया, दोनों प्रधान है। देवासुर, तो देव अलग हैं, असुर अलग हैं, ठीक है, और दोनों ही आपस में प्रधान हैं और बराबर हैं, तो यहाँ पर द्वंद्व हो गया फिर से। देशगत, देश को गया हुआ, जो देश को गया हुआ ये क्या हो जाएगा? ये भी तत्पुरुष ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा? द्वितीय तत्पुरुष। धनहीन, तो ये धन से हीन, तो
ये भी क्या हो रहा है, धन से हीन है, से शब्द आ गया, है ना? तो ये क्या हो गया, तो धन से हीन अपादान हो गया, तो यहाँ पर भी ये पंचमी तत्पुरुष हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे आगे कह रहा है धर्माधर्म। अगर ऐसे शब्द आ जाए दो शब्द आपस में, तो ये धर्म अधर्म हो जाते हैं, और फिर क्या कौन सा हो जाता है, दोनों ही आपस में बराबर होते हैं और दोनों समान कहलाते हैं। धर्म विमुख, धर्म से विमुख कर दिया, ठीक है, फिर शब्द हट जाएगा। फिर से पंचमी तत्पुरुष आ गया, नरोत्तम, नर में उत्तम, ठीक है, नरों में उत्तम। तो ये आपका जो है पंचमी तत्पुरुष हो गया। नवयुवक, नव युवक, कर्मधारय हो गया। निरोत्पल, नील उत्पल, ये भी आपका कर्मधारय हो गया। नीलांबर, तो नीला है अंबर जिसका, ठीक है, तो नीला अंबर या नीला है अंबर जिसका, वह कौन है, बलराम। तो तीसरे की बात होने लगी किसी की, तो बहुब्री हो गया तुरंत। नेत्रहीन की बात करें तो नेत्र से हीन हो गया, अपादान कारक हो गया ना यहाँ पे, तो ये तत्पुरुष हो गया और पंचमी तत्पुरुष हो गया, अपादान कारक। पकौड़ी की बात करें तो पकी हुई बड़ी, तो ये क्या हो गया, ये आपका कर्मधारय हो गया, कौन सा, मध्यम पदलोपी। हुई मतलब मध्यम पदलोपी, मतलब हुई को हटा लिया और पकौड़ी को पकौड़ी बन गया, कर्मधारय हो गया ये। पद दलित, पद से दलित, तत्पुरुष हो गया, से वर्ण है इसीलिए तृतीया तत्पुरुष हो गया। पदच्युत, पद से च्युत, से वर्ण आ गया, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, पद से दलित। अब क्या होगा इसमें, यहाँ पर अपादान हो गया, पद से च्युत मतलब पद से हटा दिया गया, तो यहाँ पे कौन सी होगी, पंचमी तत्पुरुष हो गया। ये भी आपको अगर अगर आपको आता है तो ही आप कर पाएंगे, जितनी विभक्तियां हैं, तो विभक्ति आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी सही से, अलग से विभक्ति पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ समास वाली विभक्ति जो है आपको इतना समझ में नहीं आएगी, विभक्ति आपको अलग से पढ़ाई जाएगी, जब आप पढ़ लेंगे तो तुरंत ही समझ में आने लगेगा, पंचमी तृतीय तृतीय सब आपको ऐसे ही रट जाएंगे। तो ये सब देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आप अगले एपिसोड में या उससे अगले एपिसोड में आप विभक्ति को देख पाए। प्रत्येक, प्रति धन एक, तो प्रत्येक हो गया, यहाँ पर अव्ययी भाव हो गया। प्रतिदिन, ऐसी चीजें जो प्रति लगा हो, आ लगा हो, ऐसी चीजें जो है आपको पहले बताया हुआ था, वहां पे अव्ययी भाव होता है। दिन दिन दिन, अव्ययी भाव हो गया। इसमें प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है। परमेश्वर की बात करें तो परम ईश्वर, तो परम ईश्वर ये कर्मधारय हो गया आपका। पल पल मतलब हर पल, दो चीजें एक जैसी जब आ जाए तो अव्ययी भाव हो जाए। परीक्षा प्रयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी, ठीक है, तो परीक्षा के लिए उपयोग के लिए शब्द आ गया, तो चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। पॉकेट मार की बात करें तो पॉकेट को मारने वाला, तो ये भी आपका द्वितीय तत्पुरुष हो गया। पाप पूर्ण, अब देखो पाप अलग है पूर्ण अलग है, दोनों ही पद प्रधान है आपस में, तो पाप और पूर्ण की जो है विग्रह होता है, तो द्वंद्व हो गया। उसके बाद में पादप, पादप क्या है, पैर से पीने वाला। पादप क्या होते हैं, पादप का मतलब होता है पैर से पीने वाला। इसीलिए आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों को हम लोग जो होते हैं इनको पादप की श्रेणी में रखते हैं, पादप का मतलब पैर से पीने वाले को पादप कहते हैं, है ना? तो ये क्या होगा, उपपद तत्पुरुष हो गया ये। पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला है अंबर, कौन हो गया, श्री कृष्ण हो गए। जैसे इनकी बात हुई तो बहुब्री हो गया, तीसरे की ओर संकेत हुआ। कुछ शोक की बात किया तो पितृ के लिए शोक, तो जब के लिए शब्द आ गया तो चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। पुस्तकालय की बात करें तो पुस्तक का आलय, है ना, या पुस्तक का घर बोल लें, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष हो गया। बार बार, ऐसे शब्द जो दो बार आते हैं वो हर बार जो है उसको बोलते हैं अव्ययी भाव। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। मन मौजी, मन से मौजी, ठीक है, से शब्द आ गया, तत्पुरुष हो गया, कौन सा, तृतीया तत्पुरुष हो गया। मन घड़न, मन से घड़ा हुआ, ठीक है, से शब्द आ गया, फिर से तत्पुरुष हो गया, कौन सा, तृतीया तत्पुरुष हो गया। महाशय, महान आशय, ठीक है, तो जैसे ही आशय कैसा है, महान है, तो जो विशेषता बता रहा है आशय की, जैसे विशेषता आ गई वैसे ही कर्मधारय हो गया। मद माता, मद से माता, तो मद से माता से शब्द आ गया, तुरंत ही तत्पुरुष हो गया, कौन सा, तृतीया तत्पुरुष हो गया। महारानी, तो महती रानी, ये कौन सा हो गया आपका, कर्मधारय हो गया। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, के लिए शब्द आ गया, जैसे ही के लिए आया वैसे ही तत्पुरुष हो गया, कौन सा, चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। मुरलीधर की बात करें तो मुरली को धरे रहें या पकड़े रहें, वह कौन है, श्री कृष्ण है। संकेत कहाँ हुआ, श्री कृष्ण की तरफ हुआ,
तो संकेत बदलते ही बहुब्रीहि हो गया। मृग नयन, तो मृग के समान नयन, किसके समान नयन? मृग के समान नयन, विशेषता बता दी गई किसकी? नयन की, किसके समान? मृग के समान। जैसी समानता हुई विशेषता बताएगी, कर्मधारय हो गया। यथाक्रम, ठीक है, क्रम के अनुसार। यथाक्रम, यथा शब्द आगे आया वैसे ही अव्ययी भाव हो गया, क्योंकि बिना यथा के ये बेकार है। यथाशक्ति, फिर से अव्ययी भाव हो गया, शक्ति के अनुसार, यहाँ पर भी अव्ययी भाव है। यथेष्ट, यथा शब्द फिर से आगे आ गया, तो जब यथा शब्द आगे आ गया वैसे ही अव्ययी भाव फिर से हो गया। प्रथम पद प्रधान हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर, जैसे ही के लिए शब्द आया वैसे ही समझो तत्पुरुष आ गया। ठीक है, कौन सा? चतुर्थी आ गई। राधा कृष्ण, डॉट डैश लगा हुआ है, समझ जाओगे सीधा सीधा कि द्वंद्व समास है, राधा और कृष्ण की बात हो रही है, तो द्वंद्व हो गया। रामायण बात करें तो राम का अध्ययन है, तो का शब्द जैसे ही आ गया संबंध आ गया। ठीक है, राम का अयन है, तो क्या हो गया? वैसे ही तत्पुरुष हो गया। और कौन सा तत्पुरुष हो गया? ये हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष। आगे चलते हैं। राजकन्या, किसकी कन्या? राजा की कन्या। अब की शब्द आ गया है तो संबंध हो गया किसके साथ? राजा का। किसके साथ संबंध हो गया? कन्या के साथ हो गया, तो यहाँ पे तत्पुरुष हो गया। कौन सा? षष्ठी हो गया, क्योंकि की शब्द आ गया, संबंधवाचक हो गया ये। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, जब अब तो बात गणेश जी की हो गई, संकेत कहीं दूसरे की ओर हो गया, तो बहुब्रीहि हो गया। लौह पुरुष की बात करें तो लौह सदर पुरुष, ठीक है, तो लौह के जैसा पुरुष की बात हो गई, है ना, तो वहां पे कर्मधारय हो गया। वज्रायुध, वज्र है आयुध जिसका, वह कौन है? वो है इंद्र, तो जैसे तीसरे की आया वैसे ही बहुब्रीहि हो गया। विद्यार्थी, तो विद्या का अर्थी, ठीक है, तो विद्या का अर्थी जो है वो कौन हो गया? पुरुष हो गया, संबंध हो गया, तो इसलिए शक्ति तत्पुरुष हो गया। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है पाड़ी में जिसके, तो जैसे ये बात किसकी हो रही है? ये माता सरस्वती की बात हो रही है। जब सरस्वती माता की बात हो रही है तो मतलब कोई तीसरा आ रहा है, तो इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो गया। इस तरीके से जो है आपने सारा अभ्यास कर लिया है। अब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो करने हैं, तो बताते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होंगे। शुरू करेंगे अभी। अब हम लोग जो है समाज से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखेंगे कि आप लोग कितना कर पाते हैं और कितना नहीं कर पाते हैं, ये हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जिसने चैप्टर ना पढ़े हो वो पहला चैप्टर पढ़ ले, तो वस्तुनिष्ठ करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही सरल चैप्टर होता है, समाज में कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही सरल चैप्टर है। तो देखते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन है ए संधि, बी समास, सी अव्यय, डी छंद। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, समास पढ़ रहे हैं तो आंसर भी समास ही होगा। इसका जो है आंसर बी सही हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह, डी विच्छेद। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, बड़ी चीजों को हम छोटा करते हैं, जैसे राजा का पुत्र बड़ा है, हमने राजपुत्र कर दिया, है ना। तो ये इसका ए सही हो जाएगा दूसरे का। तीसरे का, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव में क्या होता है? अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, तो हमें देखना है कि इसमें इसका जो है प्रथम पद प्रधान है। ए ग्रहागत, बी आचार कुशल, सी प्रतिदिन, डी कुमारी। तो कौन सा है? प्रतिदिन। दिन के आगे प्रति लगा हुआ है, प्रति के बिना ये कुछ भी नहीं है, इसलिए प्रतिदिन सही हो गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुत ही सरल है, आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन है ए बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। सही आंसर है कर्मधारय। जिसने नहीं पढ़ा हो वो जाके पढ़ ले। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास क्या होता था? कर्मधारय में ऊपर ही बताया गया है कि इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और साथ ही साथ क्या होता है, पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, या उपमेय उपमान का संबंध होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कर्मधारय समास कहते हैं। तो किसमें है? ए चक्रपाणी में, बी चतुर्युगम में, सी नीलोत्पम में, डी माता पिता में। तो कौन सा हो जाएगा सही? नीलोत्पम में।
नीला है उत्पलम, नील उत्पलम में, ठीक है। उत्पलम की बात हो रही है, कैसा है, नीला है, इसीलिए यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। लड़वा देखते हैं क्या कह रहा है। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, वहां कौन सा समास होता है? ए द्वंद, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। तो दोनों पद जहां पे प्रधान होते हैं वो तो हमारा द्वंद हो जाता है। एग्जाम्पल दिया था, दो सांड लड़ रहे हैं, ना मैं कम हूं ना मैं कम हूं। दिन रात है तो दिन अलग, दिन की अलग वैल्यू है, रात की अलग वैल्यू है। झूठ सच है तो झूठ की अलग वैल्यू है, सच की अलग वैल्यू है। तो ये आपके हो जाते थे द्वंद्व समास। और जहां पर दोनों की ही वैल्यू खत्म हो जाए वो क्या होता था? वो आपका बहुब्रीहि होता था। जहां पर जिस समास में दोनों प्रधान होते थे वो आपका बहुब्रीहि होता था। और वहां पे क्या होता था? दोनों प्रधान होके किसी तीसरा पद जो होता था वो प्रधान हो जाता है ना। जैसे दशानन, तो 10 हैं आनंद जिसके, तो इसमें 10 भी अप्रधान है, आनंद भी प्रधान है। तो दोनों ही अप्रधान है। दशानन बना, उसमें तीसरा अग्नि कौन आया? रावण। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? बहुब्रीहि हो गया। अगला है जितेंद्री में कौन सा समास है? तो जितेंद्री में कौन सा है समास? ए द्वंद, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। कौन सा समास है? बिल्कुल सही है, इसमें जो है कर्मधारय समास है। बी, सी सॉरी, तत्पुरुष समास है। जितेंद्री में जो है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष नहीं है जितेंद्री में, सॉरी, इसमें बहुब्रीहि समास है, इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। इसमें है बहुब्रीहि समास, को हटा देते हैं और बहुब्रीहि को सही कर देते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि में टिक मार देते हैं, ठीक है। देवासुर में कौन सा वो है? तो देव अलग हो गया, असुर अलग हो गया। देवासुर मतलब देव डैश असुर, है ना। तो ना देव कम है ना असुर कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व हो रहा है तो द्वंद्व हो जाएगा, यहाँ पे द्वंद्व। अगले ओर जो आते हैं, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर, देशों में अंतर। तो क्या आ रहा है? देशों में अंतर। तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। जब में शब्द आ गया तो तत्पुरुष समास हो गया। दीनानाथ में कौन सा समास समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी द्वंद्व समास। तो दीनानाथ में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्या है? मुख दर्शन में कौन सा समास हो जाएगा? मुख दर्शन, तो मुख दर्शन में ऑप्शन, आपके ऑप्शन है, ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। तो कौन सा समास हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, मुख के दर्शन। यहाँ पे जब इसका विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा? मुख के दर्शन के शब्द आ गया, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया। अगला, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीहि की बात हो रही है, तो कौन सा उदाहरण सही है? बहुब्रीहि में क्या होता है? दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, ठीक है, और कोई नया शब्द की ओर संकेत किया जाता है। ए निषदिन, बी त्रिभुवन, सी पंचानन, डी पुरुष सिंह। तो इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, पंचानन। 5 हैं आनंद जिसके, वो पंचानन। शायद भगवान गणेश जी को बोलते हैं पंचानन। तो गणेश जी को पंचानन बोलते हैं इसीलिए, ना पंच का वो है ना आनंद का मतलब है, ठीक है। तो ये दोनों पद अप्रधान हो गए और तीसरे पद की ओर संकेत हुआ, किसकी ओर? गणेश जी की तरफ। निशाचर में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी नय, डी बहुब्रीहि। कौन सा समास है? इसमें है बहुब्रीहि समास, ठीक है। निशाचर में जो है बहुब्रीहि समास है। अगला है चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में चौ आ गया, मतलब गिनती आ गई। गिनती आते ही आपको बताया था, गिनती जैसे ही आया वैसे आप समझ जाओ कि द्विगु समास है। तो चौराहा का जो है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। अब दसमुख में कौन सा समास है? तो दसमुख में, इसमें भी गिनती आ गई, तो गिनती जैसे ही आएगी तो वैसे ही हमेशा जो है आपको द्विगु समास नहीं देखना है। इसमें क्या देखना है कि इसका कुछ मतलब तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई और बात हो रही हो और हम इसको खुद गिनती ले लें। तो जब दसमुख की बात करेंगे तो दसमुख जैसे ही बात करेंगे तो क्या हमारे दिमाग में आया? दसमुख किसके थे? दसमुख थे
रावण के। तो जैसे ही दसमुख की बात आई तो यहाँ पे ना दस से मतलब है ना मुख से मतलब है। अब यहाँ पर बात हो गई मिस्र की ओर रावण की ओर। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो हमारा हो गया बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो गया। अगला है सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष, सुपुरुष। तो अब सु लगा हुआ है आगे, तो बिना सु के कोई काम चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा। तो सुपुरुष नहीं, सॉरी, पुरुष की जो है सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष। तो इसमें विशेषता बताई जा रही है पुरुष की। क्या बताई जा रही है? कि पुरुष अच्छा है। तो जब विशेषता बताई जा रही है तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। सी, कर्मधारय समास हो गया। अब अगला है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो जो विशेषण और विशेष्य योग जब होता है तो वहां पे क्या होता है? कर्मधारय। ठीक है, विशेषण और विशेष जो होता है उसमें उपमान होता है ना, तो वहां पे कर्मधारय बनता है आपका। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है आपके, तो इन पे आपको ध्यान से पढ़ना है इनको। अगले क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द में द्विग समास है, उस समास का चयन कीजिए। तो द्विग क्या है? उसके आगे गिनती लिखी होगी, उसका प्रथम पद गिनती वाला हो। नंबर सिस्टम चलता है इसमें। ए आजीवन, बी भूदान, सी सप्ताह, डी पुरुष सिंह। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें कहाँ पे है जो गिनती लिखी हुई है? ठीक है, तो जो है इसमें सप्ताह में गिनती लिखी हुई है, मतलब 7। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर डी सही हो गया। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विग, डी बहुब्रीहि। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तत्पुरुष। इसमें सही सामासिक पद है ए पुरुष धन्वी, बी दिवारात्रि, सी त्रिलोकी, डी मंत्रिप्रसाद। अब किसमें सही सामासिक पद है बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल सही है, दिवारात्रि। दिवारात्रि। अगला है, और कौन सा है सामासिक पद? द्वंद्व समास है इसमें। अगला है द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? ए अन्वय, बी दिन रात, सी चतुरानन, डी त्रिभुवन। तो सबसे पहले तो ये जानो कि होता क्या है। द्विगु में नंबर आता है, नंबर 2 में आ रहा है, चतुरानन में भी आ रहा है, त्रिभुवन में भी आ रहा है। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है चतुरानन जैसे ही करेंगे। चतुरानन कौन है? चतुरानन की बात करेंगे तो गणेश जी हो गए। अब गणेश जी हो गए, तीसरी को संकेत हो गया, ना चतुर से मतलब है ना आनंद से मतलब है। गणेश जी हो गए तो बहुब्रीहि हो गया, दोनों पर प्रधान हो गए। जबकि द्विगु समास में क्या होता है? गिनती आती है, और जो है प्रथम पद में गिनती आती है। तो दूसरा हो गया त्रिभुवन। तो त्रिभुवन कहीं और संकेत कर ही नहीं रहा, त्रिभुवन मतलब त्रिभुवन। तो यहाँ पर त्रिभुवन सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? द्वंद्व मतलब दोनों ही आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, दोनों ही पद प्रधान है। तो पीताम्बर हो नहीं सकता, बी नेत्रहीन हो नहीं सकता, सी चौराहा हो नहीं सकता, डी रुपया पैसा। देखो हाइफन भी लगा हुआ है, इसको दूर दूर दिख रहा है। ठीक है, रुपया अपनी चीज है, पैसा अपनी जगह पे है। तो रुपया पैसा कोई भी आपस में कम नहीं है। तो इसमें से डी हो गया रुपया पैसा। ठीक है, अगली ओर चलते हैं, 21 की ओर। 21 की ओर चलते हैं। 21 नहीं है, 23 है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, बी शक्ति के अनुसार, डी यथा जो शक्ति। तो उसमें क्या हो जाएगा? तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी, शक्ति के अनुसार। सी, शक्ति के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, पाप पूर्ण में कौन सा समास है? तो इसमें देखो हाइफन लगा हुआ है। अगर हाइफन लगा हुआ है तो ही समझ जाओ इसमें जो है द्वंद्व समास हो गया। अगला क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर क्या है? लंबा है उदर जिसका। कौन हो गए? गणेश जी हो गए। ठीक है, तो लंबा है उधर जिसका गणेश जी हो गए, तो इसका मतलब क्या है? कि तृतीय पद की ओर, तृतीय शब्द की ओर जो है वो संकेत हो रहा है। तो जब तृतीय की ओर संकेत होगा तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? दोनों ही पद प्रधान नहीं रहे, वहां पे बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में क्या है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी बहुब्रीहि है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तत्पुरुष। देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। देश से है प्रेम, देश से प्रेम मतलब से शब्द आ गया, तत्पुरुष हो गया।
परमेश्वर में कौन सा समास है? ठीक है, तो परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा आपका? ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। तो यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा, परमेश्वर, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला है 28वां। अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास में कौन सा समास है? ए नए समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी अव्ययी भाव समास। तो इसका जो है नए समास हो जाएगा। अनायास का मतलब नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव आते ही नए जो है हो जाते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में ए तत्पुरुष है, बी द्वंद्व है, सी कर्मधारय है, डी द्विगु है। तो इसमें क्या कौन सा समास हो जाएगा? इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा गौशाला में। नवग्रह में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी कर्मधारय समास। तो नवग्रह में कौन सा हो जाएगा? नवग्रह में द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें गिनती आ गई, गिनती आते ही द्विगु समास हो जाता है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्या विद्या का अर्थी। तो विद्या का अर्थी कैसे का शब्द आ गया, तो क्या हो गया? तत्पुरुष हो गया तुरंत ही। ठीक है, तत्पुरुष हो गया। कन्यादान में कौन सा समास है? ए बहुब्री, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी कर्मधारय। तो कन्यादान में कौन सा समास हो सकता है? कन्यादान में आपका तत्पुरुष समास है, कन्या का दान, इसलिए का शब्द आ गया, इसलिए तत्पुरुष समास हो गया, बी। साध साध पात में कौन सा समास है? तो साध पात में डैश लगी हुई है, एक तो है ना, डैश लगी हुई है। तो क्या हो सकता है? ए अव्ययी भाव, बी दुग्ध, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे ही आप डॉट देखो तो मैं समझ जाओ कि यहाँ पर जो है वो द्वंद्व है। अगला है नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल क्या है? नीले हैं कमल जिसके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इसमें जो विशेषता बताई जा रही है किसकी? कमल की। कमल कैसे हैं? नीले हैं। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा, सी नंबर ठीक हो जाएगा इसका। चतुर्भुज में कौन सा समास है? जैसे चतुर्भुज आया, चतुर्भुज कौन है? चतुर्भुज तो जो है वो हमारे भगवान विष्णु हैं। तो जैसे ही दोनों पद अप्रधान हो गए और संकेत किसी तीसरे की ओर गया, वैसे ही समझ लो कि बहुब्री जो है समास सही हो गया। यहाँ पे बहुब्री समास सही हो गया। ठीक है, अगला है भाई बहन में कौन सा समास है? तो ना भाई कम है ना बहन कम है, दोनों में द्वंद्व है। जब दोनों में द्वंद्व हो गया, ठीक है, देश भी लगा हुआ है, दोनों ही बराबर है, दोनों ही प्रतिदान है, तो वहां पर द्वंद्व हो गया। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी बहुब्री। अब वनवास क्या है? समझने वाली बात है कि वनवास क्या है। वन का वास। अब का शब्द आ गया यहाँ पर, जैसे ही का शब्द आया वहां पर क्या हो गया? तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष सही हो गया आपका। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी क्या है? तो सबसे पहले पंचवटी को देखो किस उसमें कहा गया है ये। ठीक है, तो ये क्या है? पंचवटी में सीता जी रही थी, एक जगह का नाम है, पौराणिक जगह का नाम है, सबको पता है। ये पंचवटी एक जगह है जहां पर सीता जी रही थी, सती के साथ में, राम और लक्ष्मण के साथ में। तो वो एक जगह होती थी, एक क्षेत्र होता था, मतलब संकेत तीसरे की ओर है, दोनों पद अप्रधान हो गए, वहां पर बहुब्री समास हो गया। अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? ए बहुब्रीय, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी द्विगु। ये आपको भले ही बता चुके हैं कि कौन सा समास है। बिल्कुल सही है। पीताम्बर किसका है? पीता है अंबर, पीत है अंबर जिसका। ठीक है, पीताम्बर किसका है? ये भगवान विष्णु की बात हो रही है, तो यहाँ पर बहुब्री समास हो गया। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी तत्पुरुष। आगे देखते हैं। आजन्म शब्द का उदाहरण है। तो आजन्म शब्द का उदाहरण क्या है? इसका कौन से इसका उदाहरण है? अव्ययी भाव का है, तत्पुरुष का है, सी द्वंद्व का है, डी द्विगु का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव। आजन्म, आ लगा हुआ है, पहला पद प्रधान है, तो ये अव्ययी भाव हो गया। अगला युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीय, सी अलूप, बी डी कर्मधारय। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें बहुब्री समास है ना। अगला गगनचुंबी में कौन सा समास है?
ए बहुब्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है सी तत्पुरुष। धक्का मुक्की में, अब धक्का मुक्की में देखो वो लगा हुआ है, ना धक्का कम है ना मुक्की कम है, दोनों में धक्का मुक्की हो रही है। और क्या है, आपस में कोई कह रहा है कि मैं प्रधान हूँ, मैं प्रधान हूँ, जब दोनों के प्रधान के बराबर है तो वहां पर तुरंत क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व कर हो रही है। त्रिफला में कौन सा समास है, तो त्रिफला में आगे ही लगा हुआ है त्रि, जब त्रि लगा हुआ है मतलब तीन, ठीक है, तीन फल, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही गिनती आ जाए वैसे ही द्विगु समास हो गया। अगला तन मन धन में कौन सा समास है, अब तीन शब्द आ गए, तीन पद हो गए। अब ये बताओ आप लोग कौन सा समास है। पहला अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी द्वंद्व। यहाँ पर कौन सा समास हो गया, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो गया। ना तन कम है, ना मन कम है, ना धन कम, कोई कम नहीं है, सब में डॉट भी लगी, डैश भी लगी हुई है, तो द्वंद्व होगी। चक्रपाणी में कौन सा समास है, ए अव्ययी भाव, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो कौन सा समास सही है इसमें, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी किसको कहते हैं, चक्र है पाणी मिलते हैं, किसके हैं, भगवान विष्णु के। तो तीसरे जो है, तीसरा पद की ओर, शब्द की ओर संकेत होता है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला पाप पूर्ण में कौन सा समास है, ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। तो पाप पुण्य में डैश लगा हुआ है तो तुरंत ही द्विगु समास, सॉरी द्वंद्व समास हो गया। अगला है पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी क्या है, अभी बताया था आपको, ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। तो कौन सा हो जाएगा, ए पंचवटी में द्विगु समास है। अगला जो है मृगनयनी में, पंचवटी से जो है वो आपका आएगा तो वहां पर एक ही वो दिया जाएगा, ठीक है। अगर पंचवटी में सिर्फ द्विगु दिया हुआ है तो आपको द्विगु लगाना है, और द्विगु नहीं दिया गया है, द्विगु की जगह पर क्या दिया गया है, पंचवटी की जगह पर अगर अगर यहाँ पर ऑप्शन होता कौन सा, अगर यहाँ पर जो ऑप्शन होता है बहुब्रीहि का, तो आपको बहुब्रीहि लगाना। द्विगु और बहुब्रीहि दोनों देख के रखना है आपको, पंचवटी जैसे सब कुछ शब्द ऐसे होंगे जहां पर आपको देखना है कि अगर ऑप्शन में देखना है, अगर यहाँ पर द्विगु ना होता और बहुब्रीहि होता तो आपको बहुब्रीहि मारना था, अगर बहुब्रीहि नहीं है तो आपको द्विगु लगाना है। दोनों कभी एक साथ आएंगे नहीं, ठीक है, दोनों शब्द जो हैं दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे, और दोनों अगर आते हैं तो वो जो है वो क्वेश्चन दोबारा से उसमें जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पंचवटी दोनों में ही आ सकता है, पंचवटी बहुब्रीहि में भी आ सकता है और द्विगु में भी आ सकता है। तो इसीलिए इनको ऑप्शन में सिर्फ एक चीज ही रखनी पड़ेगी, ऑप्शन में आंसर एक ही रखना पड़ेगा। नैनी में कौन सा समास होता है, ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी कर्मधारय। नैनी में जो है क्या हो रहा है, समानता बताई जा रही है, ठीक है, किसकी, नैनो की मृग से समानता बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। इसी के साथ आपने पूरा जो है चैप्टर समास का पढ़ लिया है। अगर चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ और पढ़ना हो, कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।